नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में जैसे आपसे मैंने वादा किया था कि राजकुमारी कार्विका गणराज्य कठ गणराज्य की राजकुमारी कार्विका के युद्ध कौशल के बारे में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो आर्यवर्त भूमि की एक ऐसी वीरांगना है राजकुमारी कार्विका, जिसके बारे में इतिहास में ना तो विस्तार पूर्वक लिखा गया है और ना ही कभी सुना गया है। आधुनिक इतिहासकारों द्वारा उपेक्षा की शिकार हुई है और ये ऐसी वीरांगना की वीर गाथा है जिसने विश्व विजय का सपना देखने वाले सिकंदर से लोहा लेकर अपने राज्य की रक्षा करी थी। और ये कठ गणराज्य की एक इकलौती वीरांगना थी। कठ, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, प्राचीन पंजाब का एक प्रसिद्ध गणराज्य था और इतिहास में उसके स्वरूप का वर्णन इन शब्दों में मिलता है राजकुमारी का, कि राजकुमारी की शारीरिक ऊंचाई 6 फीट, रंग उगते हुए सूर्य की लालिमा की भांति, मुंह पे सौम्यता और तेज युक्त माँ दुर्गा जैसी तेजस्वी आँखें। उसका प्रिय कार्य था शास्त्र अध्ययन एवं शस्त्र अभ्यास। 10 वर्ष की छोटी आयु में ही वो धनुर्वेद के ज्ञान में पूर्ण रूप से पारंगत हो चुकी थी। इसके अलावा उसने कई सारे युद्ध कला में विशेषज्ञता हासिल करी थी, जैसे यंत्र मुक्त युद्ध कला, यानी अस्त्र शस्त्र के उपकरण जैसे धनुष और बाण के उपयोग से विभिन्न प्रकार के तरीके से शत्रु पर प्रहार करने की पद्धति। दूसरी, पाणी मुक्त युद्ध कला, यानी हाथ से फेंके जाने वाले अस्त्र जैसे कि भाला पर बारूद लगाकर फेंकने की पद्धति। याद रखिए कि भाले पर बारूद लगाकर कैसे फेंका जाता है उसकी पद्धति। तीसरा, तांगथा युद्ध कला। तांगथा युद्ध कला उसको बोलते हैं जिसमें आंखों पे पट्टी बांधकर दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध किया जाता है। चौथी, हस्त अस्त्र युद्ध विद्या, जिसमें हवाओं की रफ्तार से तलवार चलाई जाती थी। पांचवी, नियुद्ध, अर्थात बिना हथियार के युद्ध कैसे किया जाए, जिसे आज हम मार्शल आर्ट भी बोलते हैं। तो राजकुमारी कार्विका को इन सभी युद्ध कलाओं में विशेषज्ञता हासिल थी, पारंगत थी वो। राजकुमारी कार्विका केवल युद्ध कला विशेषज्ञ नहीं, प्रजा वात्सल्य भी थी और इसका प्रमाण इससे मिलता है कि राजकुमारी बाल्यकाल में ही प्रजा के दुख दर्द को देखना, उसके दुखों के निवारण की चेष्टा करना वो सीख गई थी। इसके लिए वो साधारण वेश में प्रजाजनों के बीच में जाती, उनसे दुख दर्द उनके सुनती और उनकी शिकायतें भांपकर शीघ्रता पूर्वक उसके निर्वाण के लिए अपना कदम कोई उठाती थी। इससे 17 वर्ष की आयु में ही उसमें सभी लोग भावी साम्राज्य का चित्र देखने लगे थे, उसको इमेजिन करने लगे थे, हमारे भावी साम्राज्य की साम्राज्ञी यही बनेगी। और कठ गणराज्य की प्रजा कार्विका की प्रजा वत्सलता को देखकर भाव विवल थी और राज्य में संपन्नता के साथ खुशहाली पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। इसी बीच सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर ने भयंकर तबाही और नरसंहार मचाते हुए सिंध की तरफ से सर्वप्रथम कठ गणराज्य में प्रवेश किया था, सिंध की तरफ से। ऐसी सूचना मिलते ही राजकुमारी कार्विका ने अपने सैन्य बल को एकत्रित कर हुंकार भर रणभेरी फूंक कर युद्ध की घोषणा कर दी। राजकुमारी ने अपनी स्त्री सेना का निर्माण किया था और इस सेना का नाम उसने रखा था चंडी सेना। इतिहास में मिले प्रमाणों के अनुसार राजकुमारी की चंडी सेना में 1300 अश्वरोही यानी घुड़सवार, 3500 लगभग पैदल स्त्रियां और कुछ हजार के लगभग धनुर्धारी एवं ढालधारी स्त्रियां थीं। चंडी सेना में कुल 10 से 12 हजार तक का सैन्य बल कहा जाता है, जैसा कि इतिहास में वर्णन मिलता है। संपूर्ण विश्व में इतिहास में
ऐसी पहली सेना बनी थी जिसमें केवल वीरांगना नारियां ही थीं। 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने अपने विशाल सैन्य बल के साथ कटगढ़ राज्य पर जब आक्रमण कर दिया था, सिकंदर को युद्ध में विजय मिलने की अपेक्षा थी। राजकुमारी कार्विका ने बड़ी ही सूझबूझ, शांत चित्त, कुशल एवं अचूक रणनीति और अपने युद्ध व्यूह से सिकंदर को पराजित करने का निश्चय किया। कार्विका ने अपनी रणनीति बनाई कि शत्रु को जहां उसे बल मिल रहा है उस जगह से ले जाकर बीच में कहीं ले जाना है, जिससे शत्रु दल की शक्ति कम हो जाए। राजकुमारी की इस युद्ध नीति को आगे चलकर विदेशी, खासकर चीन के योद्धाओं ने भरपूर व्यवहार में लाया गया। इस युद्ध नीति को अंग्रेजी में कहा जाता है ल्योर द टाइगर, ल्योर द टाइगर ऑफ द डेन, यानी शेर को उसकी मांद से बाहर कैसे लाया जाए। इस युद्ध नीति के अनुसार सिकंदर की सैन्य शिविर के निकट राजकुमारी कार्विका के आदेशानुसार सर्वप्रथम 200-400 सैनिकों ने बाणों से एक साथ वर्षा आरंभ कर दी। इससे सिकंदर की सेना तितर-बितर हो गई। सिकंदर के सेनापति ने सिकंदर की आराम गृह शिविर में यह संदेश भिजवाया। संदेश प्राप्त होते ही सिकंदर ने अपने सैनिकों को आगे बढ़कर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इधर राजकुमारी कार्विका ने ऊंची नीची छोटी पर्वत की चोटियां जो थीं उनकी घाटियों का सहारा लेकर 1000 सैनिकों का दस्ता भेजा। कार्विका की सैन्य शक्ति बहुत कम थी, परंतु अपने युद्ध कौशल, रणनीति के द्वारा राजकुमारी कार्विका ने यह सिद्ध किया कि युद्ध बल संख्या बल से नहीं बल्कि बुद्धि बल से जीते जाते हैं। सिकंदर के द्वारा भेजी गई पहली 35,000 सैन्य बल के समक्ष कार्विका की सेना युद्ध में सिकंदर पर भारी सिद्ध हो रही थी। कार्विका की सेना ऊंचे नीचे पहाड़ जैसी बनी घाटियों का सहारा लेकर संवेद सुर में हुंकार भरने पर आवाज की गूंज से सैनिकों की संख्या ज्यादा प्रतीत होने लगी थी। इससे सिकंदर को, उसकी सेना को यह भ्रम हो गया कि कटगढ़ राज्य की सेना का संख्या बल अत्यधिक है, क्योंकि पहाड़ों के बीच में वो लोग हुंकार भर रहे थे, तो इको से ऐसा लगता था कि उनके पास पता नहीं कितने ज्यादा सैनिक हैं। इसी धोखे में सिकंदर के सारे सैनिक एक साथ मिलकर आगे बढ़ गए और झुंड में आक्रमण कर दिया। अब राजकुमारी कार्विका सिकंदर की सेना को अपने मूल स्थान से दूर लाने की योजना में कामयाब हो चुकी थी। सिकंदर का भेजा गया पहला सैन्य दस्ता बुरी तरह से परास्त हो गया। दूसरी बार सिकंदर ने 40,000 का सैन्य दल भेजा। उन्हें उत्तर पूर्व की दिशा से आक्रमण करने का निर्देश दिया गया था। इस बार सिकंदर ने हेलेनिक एंड बारबेरियन अर्थात बर्बर युद्ध को अपनाया। इस युद्ध पद्धति में सिकंदर की सेना ढाल की दीवार बनाकर भाले से पकड़ के सब एक साथ 10-10 सैनिकों का पंक्तिबद्ध बनाकर आक्रमण करते थे। आपने कुछ मूवीज में देखा भी होगा इस तरह के युद्ध को। इस युद्ध व्यूह को तोड़ने के लिए कार्विका ने ब्रह्मजाल नीति को अपनाया, जिसको अंग्रेजी में डिसेप्शन बोलते हैं। डिसेप्शन युद्ध कला का जिक्र सन जू की किताब युद्ध कला में भी ये प्राप्त होता है। इस युद्ध नीति के तहत कार्विका ने अपने 150 सैनिकों की टोली को दो तरफ भेज दिया और कुछ घोड़ों को खुला छोड़ दिया। बाकी बचे सैनिकों को उत्तर एवं मध्य की दिशा में विभाजित कर बांट दिया। तो घोड़ों की भागदौड़ से यवन सेना को ये भ्रम हो गया कि राजकुमारी कार्विका का सैन्य दल पूर्व और दक्षिण की ओर से आ रहा है। यवन सेना इस भ्रमजाल में फंस गई और दक्षिण की ओर मुड़ गई। तत्पश्चात राजकुमारी कार्विका अपनी उत्तर एवं मध्य में उपस्थित सैन्य बल को आक्रमण करने का आदेश दिया और भारतीय वीरांगनाओं ने अनुमति प्राप्त करते ही अग्नि बाणों की वर्षा कर दी। साथ ही घुड़सवार और पैदल सैनिकों ने भी आक्रमण कर दिया और राजकुमारी कार्विका एक बार फिर यवन सेना के इस दस्ते को भी परास्त करने में सफल सिद्ध हो गई। पहले 35,000, अब किसे 40,000। ये इतिहास में कहा गया है कि सिकंदर के 40,000 सैनिकों में से केवल 8,000 ही प्राण बचाकर भाग पाए थे।
तीसरा एवं अंतिम सैन्य दस्ता 75,000 का था। सिकंदर ने 75,000 सैनिक लेकर आक्रमण किया था। इस बार राजकुमारी कार्विका और सिकंदर का आमना सामना हुआ था। राजकुमारी कार्विका ने यहाँ घात लगाकर युद्ध करने और सिकंदर का सैन्य बल कुछ कम होने पर ऑर्मी व्यू बोला जाता है, उसका उपयोग करने का निर्णय लिया था। ऑर्मी व्यू में सेना को इस तरह से सुसज्जित किया जाता है कि जिस प्रकार समुद्र में लहरें दिखाई देती हैं। इस व्यू की विशेषता ये है कि इसमें संख्या की कमी को छिपाया जा सकता है। इस व्यू की रचना से सिकंदर को युद्ध के अंत तक उसने अपने सैन्य बल का अनुमान नहीं लगने दिया। कार्विका की सेना ने सिकंदर की सेना में हाहाकार मचा दिया। भीषण प्रलयंकारी युद्ध में राजकुमारी कार्विका की तलवारों के प्रहार ने सिकंदर की बाह और पेट को चीर दिया था, जिससे सिकंदर की आंतों पर बहुत गहरा जख्म हो गया था। इस युद्ध में राजकुमारी कार्विका ने सिकंदर को सिंध के पार खदेड़ दिया था। सिकंदर की 1.5 लाख की सेना में से केवल 25,000 की सेना शेष बची थी। बाकी 1.25 लाख की सेना मार काट के ख़त्म कर दी गई थी। मात्र 10-12 हजार वीरांगनाओं की सेना ने, चंडी सेना ने सिकंदर ने कटगढ़ राज्य पे दोबारा आक्रमण नहीं करने के आश्वासन के साथ एवं दंड रूपी जुर्माना देकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। इस युद्ध में, अंतिम युद्ध में कटगढ़ राज्य के 8,500 में से 2750 साहसी वीरांगनाएं बलिदान हुई, जिसमें से कुछ वीरांगनाओं के नाम इतिहास के दस्तावेजों में मिल जाते हैं। इनमें से कुछ नाम हैं गरिण्या, मृदुला, शौर्यामिनी, जया इत्यादि। ऐसी अद्भुत वीरांगना की वीर गाथा पढ़ने एवं सुनने के पश्चात ये प्रश्न उठता है कि हम इस वीर गाथा से अनभिज्ञ क्यों हैं। इसका उत्तर ये है कि राजकुमारी कार्विका के समूल इतिहास को नष्ट कर दिया गया है। इनका इतिहास बहुत ढूंढने पर भी केवल 2 संदर्भों में और केवल 2 पन्नों में ही पाया जाता है और कहीं इसके इतिहास के बारे में जिक्र भी नहीं मिलेगा। और मैंने ये आपको जो सुनाने की चेष्टा करी है, इसके लिए एक लेख लिया है इतिहासकार मनीषा सिंह का। उसमें से ही मैंने आपके सामने इसको प्रस्तुत किया है। तो अब आप खुद ही फैसला कीजिए, इस वीरांगना की गाथा, इसकी युद्ध कला, युद्ध कौशल को देखने के बाद क्या सिकंदर, जिसको कहा जाता है कि उसने पूरी विजय कर ली थी, वो इतिहास सही था? नहीं, ये सब एक धोखेबाजी है। हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया है। तो मित्रों, इसके साथ ही आज का मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कटगढ़ राज्य और उसकी राजकुमारी कार्विका की वीर गाथाएँ आपके मन को आंदोलित करेंगी और आंदोलित कर दिया होगा। इसको अपने बच्चों से शेयर जरूर कीजिएगा, उनको सुनाइएगा और अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा। आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है और फिर मिलूँगा किसी नए किस्से, कथा, कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।